नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने द्वंद्व समास पर चर्चा की थी कि द्वंद्व समास क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसके भेद क्या हैं और उसके उदाहरण आदि बताया था। ठीक है, अब इसके बाद समास का जो अंतिम भेद है कौन सा? बहुव्रीहि समास। आज हम बहुव्रीहि समास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, बहुव्रीहि समास। ठीक, इस समास का सूत्र क्या है? कह रहे हैं कि प्रायेणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। प्रायण सभी में लगता है, प्रायण का मतलब 95%, 98%, बट नॉट 100%। प्रायः, प्रायण का मतलब प्रायः। अन्य पद अर्थ, प्रायेणान्य है, आप देख रहे हैं, तो इसका संधि विच्छेद यदि हम करें तो इसका संधि की क्या होगी? प्रायेण धन अन्य बराबर प्रायेणान्य। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। तो प्रायः माने जिस समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, ठीक है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक, अभी तक देखिए हमने आपको समास के बारे में बताया था कि अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि में क्या किया इन्होंने कि इसमें ना प्रथम पद प्रधान, ना उत्तर पद प्रधान, ना दोनों प्रधान, बल्कि कौन सा पद? कोई अन्य पद प्रधान होता है। वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ठीक, तो बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती, प्रथम द्वितीय से भिन्न इतर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक, दूसरी चीज, पहली चीज कि बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। दूसरी बात कि बहुव्रीहि समास में स्वयं बहुव्रीहि समास है। यदि हम बहुव्रीहि समास का विग्रह करें तो क्या बनेगा हमारा विग्रह कि बहुव्रीहि यस्य सः। ठीक, ये हो गया बहुव्रीहि समास का विग्रह। बहुव्रीहि समास में स्वयं बहुव्रीहि समास है, और यदि हम इसका विग्रह करें तो क्या बनेगा? बहुव्रीहि यस्य सः। बहु माने बहुत, व्रीहि माने होता है धान। ठीक, यस्य सः जिसके पास है वह व्यक्ति। ठीक, बहुत धन धान्य वाला है जो व्यक्ति, बहुत धन धान्य जिसके पास है वह व्यक्ति। व्रीहि का शाब्दिक अर्थ होता है धान, लेकिन धान से, धान आप जानते हैं कि जो धान होता है वो समृद्धि का सूचक होता है, इसलिए यहाँ पे धान का मतलब सिर्फ चावल से मतलब कि जिसके पास बहुत चावल है। धान का मतलब होता है धन धान्य, अर्थात जिसके पास बहुत धन धान्य है। ठीक, हमने बताया भी कि धान जो है वो आपकी समृद्धि का सूचक होता है, इसीलिए धान का, और गेहूं चावल चना मटर उड़द कुछ नहीं कहा, क्या कहा? सिर्फ धान का। ठीक, तो धान का मतलब धन और धान्य से परिपूर्ण, तो बहुत अधिक धन या धान्य है जिसके पास ऐसा व्यक्ति। ठीक, दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता। कुल मिलाके कहने का मतलब ये समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि बहुव्रीहि समास में किसी व्यक्ति विशेष की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। ठीक, और उसका वर्णन हम कैसे करते हैं? शब्दों के माध्यम से नहीं करते, उसकी विशेषताओं के माध्यम से करते हैं। बहुव्रीहि समास में किसी अन्य व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। ठीक है, और कैसे संकेत किया जाता है? उसकी विशेषताओं के माध्यम से संकेत किया जाता है। ठीक, और वो विशेषता भी कैसी हो? जो इस धरती पर सिर्फ उसी के पास हो। ठीक, कोई सामान्य विशेषता होगी तो आप कैसे पहचानेंगे? कोई ऐसी विशेषता मान ली हमने बता दी, तो वो विशेषता तो किसी और के पास भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि बहुव्रीहि समास में किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया जाता है, तो हम उस व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते, बल्कि
उसकी विशेषताओं के बारे में माध्यम से इंगित करते हैं, ठीक। और वो विशेषता भी कैसी हो जो इस धरती पर सिर्फ उसी के पास हो, किसी अन्य के पास ना हो। जैसे आप कहते ना, चंद्रशेखरे यस्य सः, ठीक, अर्थात चंद्रमा है शिखर पर, मस्तक पर जिसके, ठीक। तो हमने भगवान शंकर का नाम नहीं लिया, हमने कैसे इंगित किया? उनके विशेषताओं के माध्यम। और विशेषता भी कैसी बताई कि चंद्रमा है मस्तक पर जिसके वह व्यक्ति, वह, ठीक। तो चंद्रमा किसके मस्तक पर है? सबको पता है कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके मस्तक पर चंद्रमा होता है, किसी अन्य के पास तो होता, अन्य के पास तो है नहीं, ठीक। या चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है हाथ में जिसके, सबको पता है भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है, ठीक है। या गजानन लंबोदर, ठीक, गज के समान मुख वाले, गज के समान मुख वाले जो है कौन? भगवान गणेश, ठीक है। तो अब हम भगवान गणेश का हमने नाम नहीं लिया, हमने उनकी विशेषताओं के माध्यम से, और विशेषता भी ऐसी कि जो सिर्फ उन्हीं के पास है, वही धारण करते हैं, इसलिए आप आराम से समझिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझिए कि बहुब्रीहि समास में किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया जाता है, और कैसे? उसकी विशेषताओं के माध्यम से इशारा किया जाता है, और वो विशेषता भी कैसी हो जो इस धरती पर सिर्फ उसी के पास हो, ठीक। उन विशेषताओं के माध्यम से इंगित करते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये तो हो गई खास मोटी सी बातें, जानकारियां, ठीक है, बहुब्रीहि समास के विषय में, ठीक। दूसरी चीज, जैसे कि अब बहुब्रीहि समास का जैसे घिसा पिटा उदाहरण, जितान इंद्रियाणि येन सः, ठीक। जीत ली गई है इंद्रियां जिसके द्वारा, जीत ली गई है इंद्रियां जिसके द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है, जिसको आप जैसे हिंदी में वाक्यांश कहते हैं, अब हिंदी में आप बोलते हैं ना, जीत ली है इंद्रियां जिससे, उसको हम क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। तो जो हिंदी में आप वाक्यांश समझते हो वही संस्कृत में बहुब्रीहि समास है, या इंग्लिश में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वही संस्कृत में बहुब्रीहि समास है। संस्कृत वाले हिंदी से समझ जाएं, और जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, जिसका इंग्लिश भी सब्जेक्ट रहा है कभी, ठीक है, ठीक, तो वो इसके माध्यम, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि जो जिस माध्यम से सरलता से समझ सके उसी को सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इन सब उदाहरण को बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि बहुब्रीहि समास का विग्रह सदैव यद पद के द्वारा किया जाता है, ठीक। बहुब्रीहि समास का विग्रह सदैव यद पद के द्वारा किया जाता है, और इसके बाद यद, सबको पता है यद सर्वनाम है, शब्द है, यद का मतलब होता है जो, ठीक है। और यद पद जिस विभक्ति में टूटता है वो उसी विभक्ति का बहुब्रीहि समास कहलाता है। बात समझ में, ठीक है। तो अब ये तो बहुब्रीहि समास के बारे में बेसिक सी बातें हो गई। पहली बात क्या, फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं। पहली बात क्या कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। वो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। अनेक मन्य पदार्थे भी इसका आप सूत्र पहचान के तौर पे आप कहीं देखेंगे, अक्सर देखेंगे, किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें क्या है कि बहुब्रीहि समास में किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया जाता है, और कैसे इशारा किया जाता है? उसका नाम नहीं लेकर, बल्कि उसकी विशेषताओं के माध्यम से हम उसे इंगित करते हैं, और वो विशेषता भी कैसी होती है जो इस धरती पर सिर्फ उन्हीं के पास हो, ठीक। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है कि इसमें इसका विग्रह सदैव यद पद के द्वारा किया जाता है। यद पद जिस विभक्ति में टूटता है वो उसी विभक्ति का बहुब्रीहि समास होता है, कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बेसिक सी बातें हो गई बहुब्रीहि समास के बारे में। अब दूसरी चीज आपको ये बता दें
कि बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास जो हमने आपको पढ़ाया था, दोनों का जो विभाजन हो एक ही प्रकार से। जैसे कहने का मतलब कि जैसे तत्पुरुष में हमने आपको बताया था कि तत्पुरुष के दो भेद हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ठीक ऐसे ही बहुव्रीहि समास के भी दो भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास के भी दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद? समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक, अब समानाधिकरण का मतलब हम आपको पहले भी बता चुका, समान धन अधिकरण बराबर समानाधिकरण। ठीक, कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। तो समानाधिकरण को तो समान अधिकरण माने जब दोनों पदों की अधिकरण माने विभक्ति, जब दोनों पदों की विभक्तियां समान हो तो समानाधिकरण। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज कि समानाधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है कि प्रथम पद और द्वितीय पद हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही टूटता है। याद रखिएगा, जो प्रथम पद होगा और जो द्वितीय पद होगा वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही टूटेगा। उसका विग्रह हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होगा, पहली चीज। और उसके बाद हमने आपको पहले बताया कि इसका विग्रह सदैव यद पद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय पद तो प्रथमा विभक्ति में टूटेंगे और उसके बाद जो यद पद है वो जिस विभक्ति में टूटेगा वो उसी विभक्ति का समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक, जैसे हम आपको उदाहरण बता देते हैं कि प्राप्तम, उदकम, ठीक, येन सह। ठीक, बन जाएगा प्राप्तोदकः। ठीक है, तो अब देखिए प्राप्तम उदकम, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों किस विभक्ति में है? प्रथमा में। ये भी प्रथमा में है, ये भी प्रथमा। ठीक है, अब हम कह दें जितानि इंद्रियाणि येन सह। ठीक, हो गया क्या? जितेंद्रिय। क्या बन गया? जितेंद्रिय। ठीक, जितानि इंद्रियाणि येन सह। देखिए इसमें जितानि भी है, इंद्रियाणि भी है। किसमें है? प्रथमा बहुवचन। जितानि भी प्रथमा का है और इंद्रियाणि भी प्रथमा का है, तो ये दोनों पद प्रथमा में है। ठीक, रहेंगे ही, हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? येन, यद पद से टूटा है। ये यम यान येन। ठीक, किस विभक्ति में टूटा है? तृतीया में टूटा है। तो ये कौन हो गया? कौन सा समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाएगा? तृतीया विभक्ति समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए, तो ये तो हो गया समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। बंद करो वीडियो। समानाधिकरण। ठीक है, तो देखिए समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक, बताए थे आप। अब उसी में सारी विभक्तियों के उदाहरण आपको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमने पहले ही बताया था कि प्रथम और द्वितीय पद हमेशा प्रथमा में ही टूटता है। ठीक, अब निर्धारण किसके आधार पर होता है कि ये कौन सी विभक्ति का बहुव्रीहि समास है? तो इसके निर्धारण की यद पद है। ठीक, यद पद जिस विभक्ति में टूटेगा वो उसी विभक्ति का बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे प्राप्तम उदकम यम सह। प्राप्त कर लिया है उदक जिसके द्वारा वह ऐसा गांव
जिसमें जल प्राप्त कर लिया गया है। ठीक, तो प्राप्तम उदकम ये क्या है, देखिए प्रथमा में ही टूटा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब निर्धारण किसके आधार पर होगा कि ये किस विभक्ति का समानाधिकरण बहुब्रीहि समास है, तो इसके लिए यद पद है। ठीक, तो इसमें यम है, तो यम द्वितीय में टूटा, यह यौ ये यम यौ या। ठीक, तो ये देखिए ये द्वितीय का उदाहरण हो गया। ठीक है, प्राप्त उदकम ये इसका समस्त पद बना, अर्थात ऐसा गांव जिसमें जल प्राप्त कर लिया गया है। ठीक, ये हो गया आपका द्वितीय का उदाहरण। ठीक है, अब जितानि इंद्रियाणि येन स, जितानि इंद्रियाणि ये भी प्रथमा में है और रहेगा ही हमेशा। ठीक, अब इसमें यद पद देखिए किसमें टूटा है, तृतीया में टूटा, यह ये यम यान येन, तो इसलिए ये तृतीया विभक्ति का समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक, ठीक है, अब दत्तम राज्यम यस्मै सः, दे दिया गया है राज्य जिसे, वह व्यक्ति। ठीक, तो अब इसका समस्त पद क्या बनेगा, दत्त राज्यम। ठीक, दत्तम राज्यम से कोई मतलब प्रथमा में ही है, सबको पता है। अब यस्मै, ठीक है, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप, ये नयाभ्याम यस्मै, ये चतुर्थी एक वचन है तो इसलिए चतुर्थी का शब्द। अब इसके बाद क्या है, निर्गतम धनम यस्मात् सः, ठीक, चला गया है धन जिसके पास से, वह ऐसा व्यक्ति, अर्थात निर्धन, निर्धन जिसके पास से धन चला गया है वो क्या कहलाएगा, निर्धन। तो निर्गतम धनम ये दोनों प्रथमा में ही है, यस्मात् ये यद पद जो है पंचमी में टूटा, तो इसलिए ये पंचमी समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, निर्धना पुरुष, निर्धन पुरुष। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका, वो क्या कहलाएगा, पीतांबर। पीला है वस्त्र जिसका, वो क्या कहलाएगा, पीतांबरम। तो इसमें पीतम अंबरम प्रथमा में ही है, इसमें यद पद किसमें टूटा है, किस विभक्ति में, षष्ठी में टूटा, षष्ठी वचन। ठीक, तो ये षष्ठी बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अंतिम है वीराः पुरुषाः यस्मिन् सः, अर्थात वीराः पुरुषाः दोनों प्रथमा में ही है, इसमें जो यद पद है वो किसमें टूटा है, यस्मिन। ठीक, यस्मिन ययोः येषु रूप चलता है, तो क्योंकि यद पद इसमें सप्तमी में टूटा है तो ये सप्तमी तत्पुरुष बहुब्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, हो गया, ये समानाधिकरण बहुब्रीहि समास के ये भेद हमने आपको बताया। ठीक, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज आपको बता दें कि ये पीतांबर शब्द है ना, ठीक, ये बहुत घिसा पिटा उदाहरण है। ठीक, तो अब देखिए, अच्छा आप जानते हैं कि कर्मधार, हमने बहुब्रीहि में बताया कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा किया जाता है। ठीक, और कर्मधारय में क्या होता है, ठीक, याद रखिएगा बहुब्रीहि और कर्मधारय में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अक्सर कंफ्यूज करते हैं लोग कि ये बहुब्रीहि समास है कि कर्मधारय समास। तो पहली चीज तो ये जानिए कि विग्रह के आधार पर समास भी बदल जाता है। ठीक है, एक ही समास का जैसे आप विग्रह करेंगे उसी समास की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, और तो बहुब्रीहि समास में किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा, व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया था, व्यक्ति विशेष की विशेषताओं के बारे में इशारा किया जाता है। और जो कर्मधारय समास होता है उसमें क्या होता है कि उसमें वस्तु की विशेषताएं बताई, कर्मधारय में वस्तु की विशेषताएं बताई जाती और बहुब्रीहि समास में व्यक्ति की विशेषताएं बताई। तो जैसे मान लीजिए उदाहरण आपको दे दे, समस्त पद दे दे किसमें कौन सा, तो मान लीजिए आपको पीतांबरः दे देता है। ठीक है, तो पीतांबरः ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द है तो सीधी सी बात है कि पीला है वस्त्र जिसका ऐसा व्यक्ति, तो
धरती पर ऐसे कौन से देवता हैं जिनका वस्त्र पीला ही होता है? तो आप सबको पता है कि विष्णु भगवान है। तो पीतांबरा से पुल्लिंग का बोध हो रहा है, ठीक है। तो तुरंत समझ जाइए कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक। तो वहां पे बहुव्रीहि समास आप डाल दीजिए। और यदि पीतांबरम कह दे, ठीक है, तो पीतांबरम ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो आप पीतांबरम नपुंसकलिंग है, तो इसका क्या है, ये किसकी विशेषता है? किसी वस्त्र की बता है। किसकी विशेषता होता है? वस्त्र की विशेषता होता है। वस्त्र भी कैसा? पीला। तो पीतांबरम कहे, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे? पीतांबरम चूंकि नपुंसकलिंग में आ रहा है, तो आप उसको कर्मधारय में डाल दीजिए, ठीक है। और पीतांबरः दे दे, तो चूंकि पुल्लिंग शब्द है, किसी व्यक्ति विशेष की ओर, किसी देव विशेष की ओर इशारा कर रहा है, तो उसको आप बहुव्रीहि में डाल दीजिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि आपको समानाधिकरण बहुव्रीहि समास जो हमने बताया, ठीक है, द्वितीय से लेकर सप्तमी तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। और अब हम आपको व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का बताने जा रहे हैं उदाहरण, ठीक है। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। अब देखिए व्याधिकरण, ठीक। व्याधिकरण, व्याधिकरण बताया था, ठीक। विधन अधिकरण बराबर व्याधिकरण, कौन सी संधि? यण संधि, ठीक। यण संधि है, ठीक। या वाला और उससे पहले अर्ध व्यंजन, ये यण संधि की पहचान होती है। जीरो इसको मत समझिएगा, हम फिर से बना देते हैं। ये है आधा वा, ठीक। तो व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। अच्छा, अब व्याधिकरण का मतलब कि जिसमें दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो जाए। समानाधिकरण में तो दोनों पदों की विभक्तियां समान थी। अब व्याधिकरण में क्या होता है? दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे चंद्रः शेखरे यस्य सः, ठीक है। चंद्रः शेखरे यस्य सः, अर्थात चंद्र माने चंद्रमा, शेखरे माने होता है मस्तक पर, ठीक है, जिसके, ठीक है। तो यद पद से दोनों टूटेगा, चाहे समानाधिकरण बहुव्रीहि हो चाहे व्याधिकरण हो, यद पद का विग्रह दोनों में किया जाएगा, ठीक है। बस उसमें था, उसमें पहचान थी कि जिस विभक्ति में टूटेगा उसी विभक्ति का समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है हमारा सूत्रकार कि व्याधिकरण में प्रथम और द्वितीय पद की विभक्तियां समान नहीं बल्कि अलग अलग होती हैं। तो इसमें देखिए चंद्र प्रथमा है, ये शेखरे ये है क्या? सप्तमी में। तो दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग हैं, ठीक है, चंद्र शेखरे। तो इसलिए ये व्याधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। चंद्र शेखरे यस्य सः, ये तो विशेषता बताई गई। किसकी विशेषता? कि ऐसे देव जिनके मस्तक पर चंद्रमा है। और सबको पता है कि किसके मस्तक पर चंद्रमा होता है। देवताओं में ऐसे कौन से देवता हैं जो अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं? तो भगवान शंकर हैं। तो अब भगवान शंकर को नहीं कहा गया, नाम नहीं लिया गया, क्या कहा गया? उनकी विशेषताएं बताई गई, अलौकिक अद्वितीय विशेषताएं, अर्थात शिखर पर मस्तक चंद्रमा है जिसकी, वह कौन? वो क्या कहलाएगा? चंद्रशेखर, ठीक है। अब अव्यय है चक्रम पाणौ यस्य सः, ठीक है। अब देखिए इसमें भी विभक्तियां अलग अलग हैं। ये अलग विभक्ति में है, ये अलग विभक्ति में है। कह रहे कि चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है हाथ में जिसके। कौन? भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया, भगवान विष्णु को नहीं कहा गया डायरेक्ट। क्या कहा गया? कि ऐसे देव जिनके हाथ में चक्र है, जो चक्रधारी हैं, जो चक्र को धारण किए रहते हैं, वो कौन है? भगवान विष्णु, ठीक है। तो चक्रम पाणौ यस्य सः,
उसको हम क्या कहेंगे? चक्रपाणी। ठीक है, तो ये हो गया व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक, तो अभी तक हमने आपको बहुव्रीहि के दो भेद बताए, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास और व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य भेद भी हैं। ठीक, मुख्य तो यही है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। अब बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य भेद हैं, एक दो, वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य भेद भी हैं, उस पर हम आपको चर्चा कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो मुख्य समानाधिकरण और व्याधिकरण था, ज्यादातर उसी से आपका फंस जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको आप इसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, हल्के फुल्के से। अब बहुव्रीहि समास के जो अन्य भेद हैं, जैसे कि क्या है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ठीक है, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, और या उसको हम सह बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं। ठीक, सह बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं। क्या हम तुल्य योग बहुव्रीहि कहें, समास कहें, या सह बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो समास है ये सह या साथ के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको तुल्य योग नाम दिया गया। ठीक है ना, तो जैसे कि क्या? साथ के अर्थ में। ठीक है, सह के अर्थ में, सह माने साथ होता है संस्कृत में, तो साथ का जहां पे सेंस देना होता है, अर्थ देना होता है, ठीक है, तो उसको हम वहां पर वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि क्या है? बांधवैः सह। अच्छा, सबको पता है कि सह के योग में तृतीया लगती है, ये भी बात सबको पता है। तो जैसे कि कहना है कि बांधवैः सह, माने बांधवों के साथ, तो बांधवैः तृतीया बहुवचन है, रामेण रामाभ्याम रामैः, तो ये तृतीया बहुवचन है बांधवैः, और सह माने होता है साथ। तो बांधवों के साथ है, जो व्यक्ति अपने बंधु बांधवों के साथ है वो क्या कहलाएगा? समस्त पद क्या बनेगा? सबांधवा। ठीक, अर्थात बांधवों सहित। और जैसे कि क्या है? पुत्रेण सह, पुत्र के साथ। ठीक है, पुत्रेण ये भी तृतीया, रामेण तृतीया एक वचन है, और सह माने होता है साथ, पुत्र के साथ, तो उसका समस्त पद क्या बनेगा? सपुत्र। ठीक, जैसे अगला है, एक अंतिम है क्या? अर्जुनेन सह, माने अर्जुन के साथ, तो अर्जुनेन बालकेन तृतीया एक वचन है, और सह माने साथ, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा? सार्जुना, माने अर्जुन के साथ। तो जब कोई ऐसा विग्रह दे जिसमें सह पद लगा हो और उससे जो पहले का पद है वो तृतीया एक वचन द्विवचन बहुवचन में टूटा हो, ठीक, तो समझ जाइए कि उसका उदाहरण है किसका? तुल्य योग बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। या समस्त पद दे दे और उसमें सा लगा हो, इसमें देखिए सब में सा लगा है, सा बांधव, सा पुत्र, सा अर्जुन, और यह समस्त पद में सा लगा हो तो तुरंत समझ जाइए कि किसका उदाहरण है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास का उदाहरण। अब इसके बाद एक अंतिम अन्य भेद क्या बचा है वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, अब तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद और है, उसका नाम क्या है? व्यतिहार बहुव्रीहि। क्या नाम है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। ठीक, अब ये जो समास होता है वो युद्ध का वाचक होता है। ठीक है, ये युद्ध का वाचक होता है। अच्छा, इसका जो प्रथम और द्वितीय पद है वो या तो तृतीया या सप्तमी बहुवचन में टूटेगा, या तो तृतीया बहुवचन में टूटेगा या सप्तमी बहुवचन में टूटेगा, किसी अन्य विभक्ति में नहीं टूटेगा। ठीक है, जैसे हम आपको भी बता दें, उसका उदाहरण लिख के बता दें कि मुष्टिभिः प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्।
ये देखिए इसका विग्रह कितना बड़ा हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि मुष्टिभिः प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम। हमने बताया कि युद्ध का वाचक होता है तो मुष्टिभिः माने मुक्के से, मुक्कों के द्वारा। ठीक है, मुट्ठी। ठीक है, प्रहृत्य माने प्रहार करके, इदम युद्धम प्रवृत्त यह युद्ध लड़ा गया। ये तो हो गया इसका विग्रह। मुष्टिभिः माने मुक्का मुक्की जिसको आप कहते हैं चलती फिरती भाषा में, समाज की भाषा में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मुष्टिभिः प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, अर्थात मुक्का मुक्की करके ये युद्ध लड़ा गया। तो ये तो हो गया विग्रह। इसका विग्रह देखिए कितना बड़ा हो गया, क्या युद्ध का वाचक है तो छोटा तो होगा नहीं, बड़ा ही होगा सीधी। तो देखिए विग्रह कितना बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसका समस्त पद क्या बनेगा? मुष्टा मुष्टि। क्या बने? ठीक, अब इसका समस्त पद क्या बना? मुष्टा मुष्टि। अब देखिए दूसरा उदाहरण, तो ये तो था तृतीया का, तृतीयांत पद का था। क्यों, कैसे आपको पता चला कि ये तृतीयांत था? क्योंकि दोनों ही पद तृतीया बहुवचन में टूटे, मुष्टिभिः और मुष्टिभिः। ये तृतीयांत हमने पहले बता दिया कि ये इसका जो विग्रह होता है या तृतीयांत या सप्तम्यंत में होता है। ठीक है, तो ये तृतीया का उदाहरण हो गया। अब सप्तमी का उदाहरण देख लीजिए। ठीक, सप्तमी का कह रहे हैं कि केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, अर्थात केश पकड़ पकड़ के बाल खींच करके। ठीक है, केशेष दोनों पर किसमें है? सप्तमी विभक्ति में है। ठीक है, तो ये सप्तमी का उदाहरण है और ये तृतीया का था। तो केशेष दोनों पर सप्तमी में है, इसलिए सप्तमी का उदाहरण हो गया। और गृहीत्वा ने पकड़ कर, ठीक, इदम युद्धम प्रवृत्तम। ठीक है, यह युद्ध लड़ा गया। तो अब इसका ये तो हो गया विग्रह। अब इसका समस्त पद क्या बनेगा? केशा केशी। क्या बनेगा? केशा केशी। ठीक, ठीक है, केशा केशी कि युद्ध कैसे लड़ा गया? बाल पकड़ पकड़ के, खींच करके। ठीक है, यह युद्ध लड़ा गया। तो ये तो हो गया विग्रह और ये हो गया इसका समस्त पद। क्या बना? केशा केशी। इसमें क्या बना था? मुष्टा मुष्टि। ठीक है, तो आज हमने बहुव्रीहि समास जो है आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, उसको बहुत ही सरलतम ढंग से और आपके स्तर से। सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि जो चीज बताऊं आपके लेवल, ये टेट और सुपर टेट का वीडियो है, क्योंकि टेट का है, सुपर टेट का भी है। ठीक है, तो इसलिए हम आपके स्तर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप में, बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लेवल पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही सरलतम ढंग से कि जो बच्चे कोई बीटेक करके आया है, कोई बीसीए एमसीए करके लोग ये टेट सीटेट सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसको संस्कृत की ABCD भी नहीं पता है वो भी कम से कम समझ सके। ठीक है, तो इसलिए आपके स्तर से इसको हम समझा रहे हैं। बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, और बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आपके लेवल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब जो है अगले वीडियो में हम आपको समास पर संबंधित कुछ प्रश्न आपको देंगे। ठीक है, और उसको आपको सॉल्व भी यहाँ पे करा देंगे, तो जुड़े रहिएगा। अभी तक तो हमने आपको समास के बारे में बताया, चारों समासों के बारे में। ठीक है, और उसके बाद अब हम सारे समासों पर कुछ खास उदाहरण और अपवाद भी आपको
डाल देंगे पेपर में, ठीक है, और उसको हम सॉल्व भी करा देंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो अगला वीडियो हमारा होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हमने डीप में बताया, थोड़ा बहुत गहराई में गए, कुछ आपको आया, याद रहा, कुछ भूल गया, लेकिन जो उदाहरण हम आपको सॉल्व कराएंगे उसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, उसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो अब आज हम, ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए दोस्तों को, ठीक है, तो जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, ठीक है, और हमें प्रेरणा मिलती रहे आगे बढ़ने की, आगे चलने की, ठीक है। तो अब इसी उम्मीद के साथ आज हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।